नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसने ये अभी रिसेंटली क्लैरिफाई किया है जनवरी के जजमेंट में कि एफआईआर के अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में अगर जिस फरियादी ने मतलब जिस इन्फॉर्मेंट ने वो कंप्लेंट लिखाई थी अगर वो नेचुरली उसकी डेथ हो जाती है तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि सेक्शन 173 में एफआईआर की बात हुई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। कौन करा सकता है? तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि या तो विक्टिम जाके एफआईआर रजिस्टर करा सकता है या कोई और पर्सन जिसको फैक्ट्स की नॉलेज है वो भी जाके करा सकता है। तो यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेंट भी जाके करा सकता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेंट जिसने एफआईआर जाके रजिस्टर कराई उसका कोई लेना देना नहीं है उस ऑफेंस से, वो जाता है और एफआईआर रजिस्टर करा देता है। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेंट अगर बाद में इन्फॉर्मेंट की डेथ हो जाती है तो जो एफआईआर के अंदर जो स्टेटमेंट मेंशन्ड है क्या वो पूरा एफआईआर के अंदर की कहानी को कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो देखिए, एफआईआर के अंदर जो भी लिखी बातें होती हैं उन सब बातों को कहां पर ट्रायल में एडमिसिबल माना जाता है, कहां पर नहीं माना जाता और किस लिए, क्या उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, ये हमको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट बताता था। तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 148 के तहत एफआईआर के अंदर मेंशन जो भी कहानी जो भी स्टोरी होती है वो उस टाइम पर जब ट्रायल चल रहा होता है तब वो विक्टिम और अक्यूज्ड के और इन लोगों के जब बयान होते हैं तो उनके उस स्टोरी से एफआईआर की स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज होता है और सेक्शन 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वो स्टोरी को कोरोबरेट करने के लिए यूज होता है। तो एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू इतनी होती है कि वो कोरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज होता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल, जब उन जब अक्यूज के और पार्टीज के बयान हो रहे होते हैं ट्रायल के टाइम पे, तो उनसे ये चीज पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि उनसे पूछा जाता है कि 6 बजे ए ने बी को मारा था या नहीं, तो अगर वो बोलेगा कि हाँ 6 बजे मारा था लेकिन उसने अगर अपनी एफआईआर में लिखा हुआ है कि नहीं 4 बजे मारा था तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। या उसने बोला एफआईआर में भी लिखा है कि 6 बजे ही मारा था और वहां पर भी वो मजिस्ट्रेट के सामने भी यही बोल रहा है कि हाँ 6 बजे मारा था, तो दोनों अगर बोल रहे हैं कि दोनों जगह 6 बजे ही मारा था तो फिर वो कोरोबरेट हो गया। तो ये अब यहाँ पर स्टोरी आई, कहानी ये हुई कि अगर मान लो विक्टिम ने कंप्लेंट फाइल नहीं करी, विक्टिम ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, एफआईआर रजिस्टर करी किसी इन्फॉर्मेंट ने और वो इन्फॉर्मेंट का जब बयान होने थे कोर्ट में तो वो नेचुरली उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर हमारा मान लो ये जो इन्फॉर्मेंट है ये हमारा गया पुलिस थाने और इसने बोला कि साहब राम ने श्याम को चाकू से मारा है और ये कंप्लेंट आप रजिस्टर कर, ये एफआईआर रजिस्टर कर लो। तो मजिस्ट्रेट ने तो सॉरी पुलिस स्टेशन वालों ने एफआईआर रजिस्टर कर ली, उसमें एक जगह साइन कर दिया पुलिस ऑफिसर ने, अपने थाने का साइन कर दिया ड्यूटी ऑफिसर ने, और एक जगह पर उस फरियादी ने साइन कर दिया मतलब इन्फॉर्मेंट ने साइन कर दिया। यहाँ पर इन्फॉर्मेंट का कोई लेना देना नहीं है क्राइम में। इन्फॉर्मेंट को तो पता चला कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, उसने जाके एफआईआर रजिस्टर करा दी कि राम ने श्याम को चाकू से मारा है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रायल की बारी आई तो कायदे से होना ये था ट्रायल में कि इसने क्योंकि कंप्लेंट इसने एफआईआर रजिस्टर कराई थी तो इसको कोर्ट में बुला के इससे इसके बयान होते, इससे पूछा जाता, इसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड होती वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने कि क्या राम ने ही श्याम को मारा था, ये वहां पर अगर कबूल करता तो एफआईआर के साथ उसका स्टेटमेंट कोरोबरेट हो जाता। लेकिन उस जब तक वो टाइम आया तब तक तो इसको हार्ट अटैक आ गया और ये मर गया। कौन? हमारा इन्फॉर्मेंट मर गया। तो अब ये कोर्ट में जाके इसके बयान दे ही नहीं पाएगा। तो क्या अब ये कोर्ट में जाके बयान नहीं दे पाएगा तो क्या ये एफआईआर के अंदर जो इसने स्टोरी लिखाई क्या ये स्टोरी एडमिसिबल होगी? द आंसर इज नो। अब ये स्टोरी एडमिसिबल नहीं होगी। यही सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो यहाँ पर ये क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है राम और श्याम से, इसने तो बस ये इन्फॉर्मेंट है और ये इन्फॉर्मेंट है, इसको राइट है कि ये एफआईआर रजिस्टर करा सकता है तो इसने करा दी। अब एफआईआर रजिस्टर करा दी लेकिन जब इसके बयान होते, जब इसकी इस एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू तो कोरोबरेट और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए थी, जो तब हो पाता जब ये कोर्ट में वहां जाके विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर अपने बयान देता। तो जब ये जा ही नहीं पाएगा, अब तो ये मर गया है तो कोई मृत व्यक्ति को विटनेस बॉक्स में तो ला नहीं सकते और ये मरा भी नेचुरल डेथ के साथ है और इसका कोई रिलेशन नहीं है राम और श्याम के क्राइम से, तो ऐसे केस में फिर ये एफआईआर एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो यहीं पर राम ने श्याम को मारा था और श्याम जो विक्टिम है अगर वही आके यहाँ पर अगर एफआईआर रजिस्टर कराता, ठीक है, तो उस केस में फिर क्योंकि श्याम ने रजिस्टर कराई एफआईआर और श्याम मर गया तो उसका ये जो एफआईआर है वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एडमिसिबल हो जाता। अगर आपने पढ़ा है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपने कंप्लेंट फाइल करी और जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए आपने कंप्लेंट फाइल करी उसी सब्जेक्ट मैटर से संबंधित
आपको उसी सब्जेक्ट मैटर के कारण आपकी डेथ हो जाती है, तो जो आपने उस समय एफआईआर में रजिस्टर कराया था वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, और डाइंग डिक्लेरेशन इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस जो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पर हमारे प्रेजेंट केस में एफआईआर श्याम रजिस्टर करता, लेकिन यहाँ पर एफआईआर अभी किसने रजिस्टर करवाई? एक इन्फॉर्मेंट ने, जिसका इस क्राइम से कोई नेक्सस नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं है, ऊपर से ये नेचुरली डेथ हुई इसकी, तो अब इसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। तो अब इस एफआईआर की स्टोरी को कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली बोला कि आप इसमें हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिखा देता हूं कि अब प्री रेक्विजिट, अगर सेक्शन 32 का अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन मानना है तो उन्होंने ये क्लियरली बताया कि सेक्शन 32 के अंदर अगर डाइंग डिक्लेरेशन बोलना है तो प्री रेक्विजिट कंडीशन है कि एफआईआर इज टेकन एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दैट इज द डेथ ऑफ इन्फॉर्मेंट मस्ट हैव द नेक्सस विद द एफआईआर। मतलब कि अगर जो इन्फॉर्मेंट है उसका भी कोई उसमें कनेक्शन होना चाहिए जिस संबंध से उसने एफआईआर फाइल करी है। फॉर एग्जांपल कि अगर इन्फॉर्मेंट को भी, अगर जब राम श्याम को चाकू मार रहा था उस समय इन्फॉर्मेंट बचाने गया था उसको, श्याम को, लेकिन इन्फॉर्मेंट को भी उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी थी, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेंट का भी नेक्सस है उस एफआईआर से, तो इन्फॉर्मेंट का भी कनेक्शन है। तो ऐसे केस में फिर वो और फिर अगर मान लो इन्फॉर्मेंट अगर मर जाता है उसी कारण से, उस ग्रीवियस हर्ट के कारण से, तो फिर उस केस में क्योंकि इन्फॉर्मेंट का भी कनेक्शन था उसी अपराध में, वो भी विक्टिम हो गया एक तरीके से कि श्याम को तो चाकू से मार ही दिया, इन्फॉर्मेंट को डेथ ग्रीवियस हर्ट कॉज करी, जिस ग्रीवियस हर्ट से उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर फिर वो उसका जो उसके द्वारा लिखाई गई एफआईआर को एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान लेते इन द फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो इस प्रेजेंट केस में हुआ कि द डेथ ऑफ इन्फॉर्मेंट हैज नो नेक्सस विद द कंप्लेंट लॉज्ड, दैट इज ही डाइड नेचुरल डेथ, देन and did not succumb to the injuries inflicted on him in relation to the matter। मतलब कि हमारे एग्जाम्पल में अगर राम ने श्याम को मारा था तो राम ने श्याम को ही मारा, सिर्फ इन्फॉर्मेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई, इन्फॉर्मेंट को कहीं कोई चोट नहीं आई, इन्फॉर्मेंट के साथ कोई क्राइम नहीं हुआ, तो मतलब इन्फॉर्मेंट का क्राइम से कोई नेक्सस नहीं था। अब इन्फॉर्मेंट का उस क्राइम से कोई नेक्सस नहीं था, जिस विषय में वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है उस विषय से कोई नेक्सस नहीं था, तो और उसके बाद इन्फॉर्मेंट अगर नेचुरल डेथ मर जाता है तो फिर उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं माना जाएगा। मतलब तो फिर उसके द्वारा दिए गई कहानी जो एफआईआर में रजिस्टर हुई है वो एडमिसिबल नहीं होगी। तो उन केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एफआईआर के कंटेंट को कोर्ट में जाके प्रूव नहीं कर सकता है, वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप जो जिसने बयान दी है वो मर गया और उसको आप विटनेस बॉक्स में लाकर उससे कॉन्ट्राडिक्ट या कोरोबरेट नहीं कर सकते एफआईआर की स्टोरी को। तो इसलिए जब कर ही नहीं सकते तो एफआईआर की स्टोरी इनएडमिसिबल हो जाती है, एज इट विल बी एन इनएडमिसिबल एविडेंस। तो आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने ही कंप्लेंट करी और आपका क्राइम से नेक्सस है और आप मर जाते हो तो एडमिसिबल है एज पर डाइंग, तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन आपका कोई रिलेशन नहीं था क्राइम से और आपने जाके वहां पर शिकायत कर दी और उसके बाद अगर आपकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो वो जो भी आपने शिकायत एफआईआर में रजिस्टर कराई वो एफआईआर पर से अब उस ट्रायल के लिए एविडेंस एडमिसिबल नहीं बचा। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।